Hello students, welcome to my YouTube channel. Few of our students has given LLM entrance examination for Chaudhary Charan Singh University. So still, they were keen to know the answers. So I have released an answer key. Good questions has been put up in the examinations, and so I wanted to discuss these questions and answers of all these questions. So let me start this answer key. uh, so first question was this was the question booklet Q series. So जिनकी question booklet series Q है, for them this will be easier. And but yeah, I am writing, I am having the questions in my screen and their answers. So I will be read as well if someone is having any issue. Some of the students are from Hindi medium, so I will read in Hindi as well. So which one of the following statement is true? Question number 1. Pacta tertius nec nocent nec concet means the UN Charter cannot be bind in non-members. Okay, the General Assembly has the essential elements of binding decisions. The Security Council is an advisory body only. The Security Council may never take action involving use of armed forces. निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पैक्टा टर्टियस नैक नोसेंट नैक कॉन्सेंट का अर्थ है कि संयुक्त राष्ट्र का चार्टर गैर सदस्यों को आबद्ध नहीं कर सकता है. ओके, संयुक्त राष्ट्र का चार्टर गैर सदस्यों को आबद्ध नहीं कर सकता है. यूएन चार्टर कैन नॉट बाइंड नॉन मेंबर्स. ओके, सामान्य सभा का एक आवश्यक तत्व है कि वह आबद्ध निर्णय ले सकती है. सुरक्षा परिषद मात्र एक सलाहकारी संस्था है. सुरक्षा परिषद सशस्त्र सेना के प्रयोग का निर्णय कभी नहीं ले सकता है. तो इसमें रेलेवेंट जो है वो यही है, ऑप्शन ए. पैक्टा टर्टियस नैक नोसेंट नैक प्रोसेंट का अर्थ है कि संयुक्त राष्ट्र का चार्टर गैर सदस्यों को आबद्ध नहीं कर सकता है. तो जिन्होंने आंसर ए लगाया है उनका आंसर सही है. द रोल ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरसेस. देखो, मैंने इसमें पहले से डिस्कशन कर दिया है कि डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस जो है, इसमें सबसे पहले हम नेगेटिव रूल फॉलो करते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, सबसे पहले अल्ट्रा वायरस जो है वो किससे रिलेटेड है ये सोचो. अगर क्वेश्चन नहीं भी आता है तो आप सबसे पहले उसको ये समझो कि ये चीज़ किससे रिलेटेड है. तो अगर ये आप समझ गए कि ये चीज़ किससे रिलेटेड है तो फिर आपको ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी आंसर सोचने में. ओके, सो अल्ट्रा वायरस जो है वो रिलेटेड है बेसिकली कॉर्पोरेट से. ठीक है, तो कॉर्पोरेट के एक्शन से रिलेटेड है. तो मैंने इसके लिए कंपनी लॉ में लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल बताया था, लेकिन अभी हम इसको खाली अल्ट्रा वायरस को डिस्कशन कर रहे हैं. तो पहला क्वेश्चन है फाइट ऑफ वायरस ऑफ अल्ट्रास, ये कोई रेलिवेंट नहीं है. द प्रोटेक्ट इंडोर मैनेजर्स, ये भी रेलिवेंट नहीं है. तो दो आंसर तो पहले ही फिल्टर हो गए जो रेलिवेंट है नहीं. कन्फाइन कॉर्पोरल एक्शंस विद इन द फिक्स लिमिट्स, तो कॉर्पोरेट से रिलेटेड है तो कॉर्पोरेट एक्शंस को एक लिमिट तक ही कन्फाइन करता है, उसके बाद वो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल लग जाता है. तो यहाँ पे रोल ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस इज टू कन्फाइन द कॉर्पोरेट एक्शंस विद इन फिक्स लिमिट, निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत कार्य को परिसीमित करना. इसका ये आंसर सही होगा, आंसर सी विल बी करेक्ट. ओके, if it was the lawful act, however ill the motive might be, defendant has right to do the observation was made by the if it was lawful act, अगर ये lawful act है, however ill the motive might be, यद्यपि आपका जो इंटेंशन है, आपका मोटिव है वो सही नहीं है, द डिफेंडेंट हैड द राइट टू डू इट, डिफेंडेंट के पास ये करने का अधिकार है. यानी कि अगर वो अनलॉफुल भी काम करता है, इफ़ इट वाज लॉफुल एक्ट, अगर वो लॉफुल एक्ट है, अगर उसका मोटिव गलत है भी तो भी डिफेंडेंट उसको करने का अधिकार रखता है. दिस ऑब्जर्वेशन इट वाज मेड बाय द कोर्ट इन वन ऑफ द फॉलोइंग केस. देखो, ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं डिटेल में समझा देता हूँ. ये केस बहुत फेमस केस है, ब्रैडफोर्ड कॉरपोरेशन वर्सेस पिकल्स का. इसका आंसर ये सही है, ब्रैडफोर्ड कॉरपोरेशन वर्सेस पिकल्स. लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है, मैं अपने आप को नहीं रोक सकता समझाने से. बहुत इंपॉर्टेंट केस ला है. इसमें क्या है कि जो अगर आपकी इंटेंशन भी मैलिशियस है, लेकिन अगर आप जो एक्ट आपका है वो लॉफुल है, तो जो है उस पर जो
आपका डिफेंस है वो कोर्ट मानेगा, ठीक है। इसी को ब्रैडफोर्ड कॉरपोरेशन वर्सेस पिकल में समझाया गया है। तो इसमें होता क्या है, एक समरी बता देता हूँ कि ब्रैडफोर्ड कॉरपोरेशन एक कॉरपोरेशन होती है और पिकल्स एक पर्सन होता है। तो होता कि पिकल की ज़मीन जो होती है वो ब्रैडफोर्ड कॉरपोरेशन की ज़मीन होती है नीचे, और पिकल्स जो होता है, जो ब्रैडफोर्ड कॉरपोरेशन होता है वो निचली सतह पे होता है, और पिकल्स जो है वो उसके ज़मीन के थोड़ा ऊपरी सतह पे होता है। तो पिकल्स के जो ज़मीन थी पिकल्स की, वहाँ से एक नेचुरल रिजर्वायर था। वो नेचुरल रिजर्वायर का जो पानी है वो होकर के ब्रैडफोर्ड कॉरपोरेशन से होकर गुजरता था, और ब्रैडफोर्ड कॉरपोरेशन उस पानी का यूज़ जो करता था वो सप्लाई करने में करता था उस पानी का यूज़। तो पिकल्स ने इंटेंशनली वहाँ पे एक वेल बनाया, कुआं बनाया, जिससे कि जो ब्रैडफोर्ड कॉरपोरेशन में जो पानी वहाँ पे नेचुरल रिजर्वायर का सप्लाई होता है, उस पानी की जो मोशन हो गया वो काफ़ी स्लो हो गया। तो यहाँ पे ब्रैडफोर्ड कॉरपोरेशन ने पिकल के खिलाफ एक वाद दायर कर दिया कि ये तो गलत कर रहे हैं क्योंकि नेचुरल रिजर्वायर है, वो ऐसा नहीं कर सकता है। तो फिर कोर्ट में इसका डिस्कशन चला। कोर्ट में डिस्कशन चला तो वो ये चला कि ठीक है, क्वेश्चन इज वेदर हिज एक्ट इज लॉफुल और नॉट। If his act is lawful, then if his intention is malicious as well, then also he is right to do it। भाई ये दिखाया कि ठीक है, माना ये इससे जो है तुम्हारे यहाँ का पानी जो है वो स्लो हो गया, उसे तुम यूज़ नहीं कर पा रहे हो, तो इसका एक्ट जो है वो मेलिशियस हो सकता है, लेकिन ये ज़मीन किसकी है, ये उसकी है, तो उसका राइट है, लॉफुल राइट है उसका उसके ऊपर, तो वो ऐसा कर सकता है। तो ये केस जो था इसका समरी ये है कि ब्रैडफोर्ड कॉरपोरेशन वर्सेस पिकल्स का। अब मैं इसका मैंने जो है कुछ समराइजेशन किया हुआ है, तो मैं बता देता हूँ इसको। द डिसीजन ऑफ लॉर्ड वेस्टन इन ब्रैडफोर्ड कॉरपोरेशन वर्सेस पिकल्स may be treated as one of the earliest decisions that settled the motive is irrelevant in tort। ठीक है, मोटिव इरेलीवेंट हो सकता है टॉर्ट में। इसमें फैक्ट क्या थे, प्लेंटिफ ऑन अ लैंड below which were water spring used to supply water to a, देखो प्लेंटिफ जो कौन था, प्लेंटिफ ये है प्लेंटिफ ब्रैडफोर्ड कॉरपोरेशन, ठीक है। ये इसके पास जो लैंड है वो बिलो है, बिलो विच वर वाटर स्प्रिंग्स यूज टू सप्लाई वाटर ऑफ ब्रैडफोर्ड टाउन फॉर मोर देन 40 ईयर्स। ये 40 ईयर्स तक ये इसका पानी यूज़ कर रही थी ये ब्रैडफोर्ड टाउन, ठीक है। द डिफेंडेंट ऑन द लैंड, डिफेंडेंट जो है उसके पास जो है ये ज़मीन है, ओवर द प्लेंटिव्स एज एन हायर लेवल। जो डिफेंडेंट है, कौन डिफेंडेंट है, पिकल। पिकल की जो लैंड है वो हायर लेवल पे है, ठीक है। डिफेंडेंट पिकल है डिफेंडेंट, और पिकल की लेवल जो ज़मीन है वो हायर लेवल पे है, और जो प्लेंटिफ है ब्रैडफोर्ड कॉरपोरेशन, इसकी जो लैंड है वो लोअर लेवल पे है। तो इससे हो क्या रहा है, जो नेचुरल रिजर्वायर यहाँ पे है, जिसका फ्लो ऑफ वाटर यहाँ पे होता था, जिसको वो वाटर को यूज़ करता, देयर वाज अ नेचुरल रिजर्वायर अंडर द डिफेंडेंट्स लैंड एंड वाटर फ्लोड फ्रॉम दैट रिजर्वायर डाउन टू द स्प्रिंग ऑफ प्लेंटिफ्स। ठीक है, प्लेंटिफ की जो स्प्रिंग है वहाँ से वाटर जाता था इसके डिफेंडेंट के स्प्रिंग से वाटर जाता था प्लेंटिफ के पास, ठीक है। द डिफेंडेंट हाउएवर सैंक अ शाफ्ट इनटू हिज लैंड। अब इसने डिफेंडेंट ने क्या किया, एक शाफ्ट बना दिया उसके लैंड में, यहाँ पे इसने कुआं बना दिया अपनी लैंड में आफ्टर वाटर फ्लो। दिस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग इनटू स्प्रिंग ऑफ द प्लेंटिफ्स, ठीक है। जिसने क्या किया, यहाँ पे जो वाटर का फ्लो है यहाँ पे वो काफ़ी स्लो कर दिया। देयर वाज अ सफिशिएंट प्रूफ टू सजेस्ट दैट द डिफेंडेंट वाज following this course of action not to give himself any immediate advantage but merely to deprive the plaintiffs of water। ठीक है, उसने कहा कि भैया ऐसा है कि यहाँ पे जो पानी कम हो गया है तो इसको इंजेक्शन दिया जाए, इमिडिएटली इसको रोका जाए कि वो जो उसने डिग किया है, वेल डिग किया है, उसको बंद कर दे, और जिसकी वजह से नेचुरल जो वाटर का फ्लो है वो यहाँ पे हो सके। तो प्लेंटिफ इंसिस्टेड दैट दिस वाज मैलिशियस, एंड जो ये मैलिशियस तरीके से किया गया डिफेंडेंट ने, जो ब्रॉडर कॉरपोरेशन ने कहा कि प्लेंटिफ ने मैलिशियस तरीके से किया है, एंड दे हैड द राइट टू एन इंजंक्शन टू स्टॉप द डिफेंडेंट फ्रॉम एक्टिंग
ऑन दिस वे। उन्होंने कहा उसके पास ये है कि उसको राइट दे कि डिफेंडेंट जो है उसको रोका जाए। अब इसमें क्या निर्णय लिखना, ये मैंने समझा दिया कि क्या एक डिसीजन है, ये सब मैंने जो है दिखा दिया इसमें कि जो प्लेंटिफ है उसने, जो बॉर्डर कॉरपोरेशन है उसकी जगह नीचे पड़ती थी और उसने डिफेंडेंट जो है उसकी जगह जो पड़ती थी ऊपर पड़ती थी। वहाँ पे जो एक नेचुरल रिजर्वायर था जिसका पानी वो जो है वो डिफेंडेंट के यहाँ से जो वेल था वहाँ स्प्रिंग था वहाँ से बहता था प्लेंटिफ तक, यानी बॉर्डर कॉरपोरेशन से, यानी कि पिकल्स के यहाँ से, पिकल की ज़मीन जो ऊंचाई पे पड़ती थी वहाँ से वो स्प्रिंग जो है वो उसका पानी बहता था, यहाँ से वो दूसरों को सप्लाई करता था उसी पानी का यूज़ करके, जो बॉर्डर कॉरपोरेशन है। फिर हुआ ये कि उसने उस पानी को जो डिफेंडेंट है जो पिकल है, पिकल ने क्या किया, इसके पानी को यहाँ पे रोकने के लिए उसने अपना कुआं डेक कर दिया, जिससे इसके पानी इसमें जाने लगा और यहाँ की जो स्प्रिंग का जो नेचुरल फ्लो था वो कम हो गया, जिसकी वजह से इसने जो है इसके खिलाफ एक बात दायर किया, पिकल के खिलाफ। इस कंपनी ने कहा कि ये जो है जानबूझ के ऐसा इसलिए कर रहा है कि ताकि मैं इसकी लैंड खरीदूं। तो फिर ये अब डिसीजन दिया गया कि देखो अगर ऐसा कर भी रहा है तो ये बात है कि लैंड जो जगह है उसकी, प्लेंटिफ डिफेंडेंट की जो जगह है, जो पिकल की जो जगह है, वो लीगल है कि नहीं है। अगर वो लीगल है और वो कानून के दायरे में सही है तो अपनी जगह पे तो वो कर सकता है ना डिग, तो इसके ये लॉफुल काम कर रहा है, तो भले इसकी इंटेंशन मैलिशियस हो लेकिन फिर भी मोटिव इरेलेवेंट हो जाएगा यहाँ पे टॉर्ट में। तो यही बात समझाई गई है। तो लॉर्ड हल्सबरी एलसी, जो हल्सबरी एलसी थे, इट्स नॉट अ केस वेयर द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ अ पर्सन डूइंग द एक्ट कैन अफेक्ट द राइट टू डू इट इफ इट वाज लॉफुल एक्ट, हाउएवर इल द मोटिव माइट बी। अगर लॉफुल एक्ट है यद्यपि उसका मोटिव गलत है, ही हैड अ राइट टू डू इट, उसके पास राइट है, वो कर सकता है। मोटिव एंड इंटेंशन इन सच अ क्वेश्चन एज इन नाउ बिफोर योर लॉर्डशिप सीम्स टू मी टू बी एब्सोल्यूट इरेलेवेंट। यहाँ पे जो मोटिव है वो एब्सोल्यूटली इरेलेवेंट हो जाती है। सो हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। लेट्स डिस्कस सम मोर क्वेश्चन क्विकली। हम कुछ और क्वेश्चंस को क्विकली डिस्कस करते हैं। ओके, 4th क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स a writ of certiorari may be issued। ठीक है, निम्नलिखित में से किन आधारों पर उत्प्रेरण की याचिका दायर की जा सकती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड द रिट ऑफ certiorari may be issued। जो certiorari की रिट है, ठीक है, सरसरी बोलते हैं कुछ लोग इसको, तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड द रिट ऑफ certiorari may be issued, किस ग्राउंड पे रिट ऑफ सरसरी जो है, जो उत्प्रेरण की याचिका है वो दायर की जा सकती है। तो इसका सही आंसर जो है वो है एरर ऑफ जुरिस्डिक्शन, यानी कि अगर अधिकारिता जुरिस्डिक्शन नहीं है, मतलब किसी ने वाद को सुन लिया और उसके पास उसका जुरिस्डिक्शन नहीं था, ठीक है, तो इस आधार पर कि भैया वहाँ पे उसका जुरिस्डिक्शन ही नहीं था, यहाँ पर रिट जो है, सरसरी की रिट जो है वहाँ पे जारी की जाती है, उत्प्रेरण की याचिका, ठीक है, वहाँ पर जारी की जाती है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। 5th क्वेश्चन है, हु प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्रिन ऑफ मोरल रीजनिंग। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा फैड है तो मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन को ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। हु प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्रिन ऑफ मोरल रीजनिंग, ठीक है, नैतिक तर्क के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। तो इसका सही आंसर होगा ए, कोलर ने प्रतिपादित किया था नैतिक तर्क के सिद्धांत को, ठीक है, इसका सही आंसर होगा ए। 5th क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। 6th क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द रूल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी लेट डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज फॉलोड। ओके, निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित आत्यांतिक दायित्व के नियम का पालन किया गया, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द रूल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी हैज बीन फॉलोड। इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरमेंट एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड क्लास मिट्टल बचेट बनाम ईस्ट इंडिया होल्ड्स लिमिटेड, दिल्ली।
तो इसमें से बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। ठीक है, इसका ऑप्शन सी जो है नहीं होगा, इसका ऑप्शन होगा नन ऑफ द एबव। इसमें ऑप्शन होगा नन ऑफ द एबव, ऑप्शन डी। सॉरी, इसमें सी लगा हुआ है लेकिन डी करेक्ट होगा इसका। ठीक है, स्ट्राडा का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आता है, मैंने कई बार कराया भी है। स्ट्राडा का सिद्धांत क्या है, अभी काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया इसलिए मैं इसको अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना बता देता हूँ, जो स्ट्राडा का सिद्धांत जो है वो किससे रिलेटेड है। स्ट्राडा का सिद्धांत रिलेटेड है कि इसमें जो है डॉक्ट्रिन रिलेट्स टू नो नेसेसिटी ऑफ रिकॉग्निशन, मान्यता की कोई आवश्यकता नहीं है। स्ट्राडा डॉक्ट्रिन रिलेट्स टू नो नेसेसिटी ऑफ रिकॉग्निशन, यहाँ पे 7th इसका ऑप्शन करेक्ट होगा, नो नेसेसिटी ऑफ द, सी ऑप्शन इस करेक्ट होगा इसका। सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। नाउ 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन ये कह रहा है डॉक्ट्रिन ऑफ फोरम प्रोरोगेटम मीन्स, फोरम प्रोरोगेटम का क्या मतलब है, फोरम प्रोरोगेटम के सिद्धांत से क्या अभिप्राय है। जुरिस्डिक्शन कैन नॉट बी कन्फर्ड अपॉन एन एग्जिस्टिंग ट्रिब्यूनल नॉट अदरवाइज कॉम्पिटेंट बाय द लिटिगेंट्स ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स। ऑप्शन ए, jurisdiction cannot be conferred upon an existing tribunal not otherwise competent by the litigants during the proceeding. Jurisdiction cannot be conferred upon existing tribunal not otherwise competent by the litigants during the proceedings. Jurisdiction cannot be conferred upon the existing tribunal not otherwise competent by the litigants after the proceeding and none of the above. तो इसका आंसर कौन सा होगा, 8th क्वेश्चन। सो जो 8th क्वेश्चन है ये हमने डिस्कस किया, डॉक्ट्रिन ऑफ फोरम प्रोरोगेटम। फोरम प्रोरोगेटम का सिद्धांत जो है वो इस पे डिपेंड है कि जुरिस्डिक्शन को एक्सटेंड किया जा सकता है, यानी कि इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। जुरिस्डिक्शन कैन बी कन्फर्ड upon an existing tribunal not otherwise competent by the litigants during the proceeding, right? तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। इसमें इसका 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन में ये कहा गया है कि mental condition of a wrongdoer is irrelevant in all torts. Mental condition of wrongdoer is irrelevant in all torts, not relevant in the tortious liabilities। जो टॉर्टरस लायबिलिटीज़ है उसमें रेलिवेंट नहीं होती है, रेलिवेंट इन केस ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, रेलिवेंट इन टॉर्ट बेस्ड ऑन द फॉल्ट। सभी अपकृत्यों में प्रासंगिक होती है दुष्कृत्य करने वाले की मनोस्थिति, सभी अपकृत्यों में प्रासंगिक होती है, रेलिवेंट इन ऑल काइंड ऑफ टॉर्ट्स। अपकृत्य जिम्मेदारी में प्रासंगिक नहीं होती है, नॉट रेलिवेंट इन द क्वार्टर्स लायबिलिटीज, एंड कठोर जिम्मेदारी में प्रासंगिक होती है, रेलिवेंट इन द केस ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। कसूर पर आधारित अपकृत्य में प्रासंगिक होती है, रेलिवेंट इन द टॉर्ट बेस्ड ऑन द फॉल्ट। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, रेलिवेंट इन द टॉर्ट बेस्ड ऑन द फॉल्ट। मेंटल कंडीशन ऑफ द रॉन्ग डूअर इज रेलिवेंट इन द टॉर्ट बेस्ड ऑन द फॉल्ट। ठीक है, तो अब ये हमने 9th क्वेश्चन डिस्कस कर लिए 9th क्वेश्चन तक। अब डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर इज रिलेटेड टू, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है और इसका आंसर मैं कहूँगा कि आप बताएं, मुझे कमेंट करें, तब तक मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बाकी के 10 क्वेश्चंस और मतलब आज 100 क्वेश्चन सारे डालता हूँ, बट मुझे 10 का आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस आई एम रिलीजिंग वेरी सून।